हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं QRMP स्कीम, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जिसके नाम में ही छुपा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या करना है। रिटर्न क्वार्टरली लगाना है और पेमेंट मंथली करना है। खत्म हो गया चैप्टर, वेरी मच सिंपल। अरे नहीं, रुको, बचा है, इसमें भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न है, लेकिन आप लोग को नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। तो ये नोट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करते हुए अगर टेलीग्राम पे पहुंच गए तो उसको भी ज्वाइन कर लेना भूलना मत, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी मार देना, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं QRMP स्कीम। देखो, QRMP स्कीम जो है ना, वो सबसे पहली बात तो ऑप्शनल स्कीम है। तुमको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। और ये सबके लिए अवेलेबल है। ये किसके लिए अवेलेबल है? ये अवेलेबल है ओनली एंड ओनली सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर। और स्मॉल टैक्स पेयर की क्या डेफिनेशन है? वो बंदा, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर जो थी वो अप टू ₹5 करोड़, अप टू ₹5 करोड़, 5 करोड़ तक की है। तो इन दैट सिनेरियो आपके लिए ये स्कीम अवेलेबल है, ठीक है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देख लिया, ऑप्शनल स्कीम है, मिल गया। मिलने के साथ मेरे को क्या होगा? मेरे को जो क्वार्टरली रिटर्न लगाना है, रिटर्न मेरे को हर 3 महीना में एक बार लगाना है। पेमेंट हमको मंथली करना, हर मंथ करना है। जनरली क्या होता था? जनरली हमको हर मंथ रिटर्न लगाना पड़ता था, हर मंथ पेमेंट करना पड़ता था। इस बार क्या होगा कि सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न लगाओ और पेमेंट मंथली करो, सिंपल। QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। वो कौन है? जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पैन बेस्ड जो की है वो होना चाहिए अप टू ₹5 करोड़। एग्रीगेट एनुअल टर्न जो अब तक पढ़ के आया ना, एकदम सेम वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर अप टू 5 करोड़ है एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर तो अपने को ये स्कीम मिल जाएगी। GSTR 1 एंड GSTR 3 भी अपने को क्वार्टरली जमा करना है एंड रिटर्न अपने को मंथली लगाना है। अब आप पूछोगे कि ये GSTR 1 और 3 भी क्या होता है, तो सीधा आ जाओ लास्ट सेकंड पेज में। लास्ट सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा, ये रहा। GSTR 1 जो होता है उसमें हम लोग अपना आउटवर्ड सप्लाई बताते, मंथली इसको जमा करते हैं। GSTR 1 में हम लोग अपना आउटवर्ड बताया तो जो अपना रेसिपेंट है उसके GSTR 2A 2B में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा एज इनपुट, ठीक है। ताकि जब वो अपना GSTR 3 भी फाइल करेगा मंथली तो वो क्या करेगा? GSTR 2 में जो ऑटो पॉपुलेट हुआ, याद करो ITC में पढ़े तो, और वो 5% वाला याद है, तो उस हिसाब से उसको सेट ऑफ करके फिर अपने जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको पे कर देते हैं। सो GSTR 1 क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 3 भी क्या हो गया? फाइनल मंथली रिटर्न। ये 10th को जाता है और 3 भी 20th ऑफ द मंथ को जाता है। और 20th ऑफ द मंथ याद आया कुछ? पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में मैंने आपको बोला था ना कि पेमेंट का कोई ड्यू डेट नहीं होता, कोई ड्यू डेट नहीं दी हुई है। लेकिन जब GSTR 3 भी जमा करोगे तो तुम्हारा पेमेंट हो जाना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली ड्यू डेट क्या हो गई पेमेंट की भी? 20th ऑफ द मंथ। कौन सा मंथ? जिस मंथ में TOS आया उस मंथ के नेक्स्ट मंथ तक तुम्हारा पेमेंट हो जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल टैक्स पेयर की। अब अगर तुम QRMP में आओगे तो तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो GSTR 1 है वो तुमको क्वार्टरली लगाना है, GSTR 3 भी तुमको क्वार्टरली लगाना है, बट पेमेंट मंथली करना है। पेमेंट यार हर मंथ कर देना, नहीं तो सरकार चलेगी कैसे? पैसे नहीं आएंगे तो, इसीलिए। तो आ जाओ ऊपर। अब याद करो कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने क्या पढ़े थे कि अगर एक बंदा कॉम्पोजिशन लेता है तो फिर पूरे उसके जितने भी डिस्टिंक्ट पर्सन है सबको कॉम्पोजिशन लेना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव वो किसी भी स्टेट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। QRMP में क्या है कि तुम्हारा जिस डिस्टिंक्ट पर्सन को लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। एंड ए डिस्टिंक्ट पर्सन कैन अवेल QRMP scheme option for one or more GSTN. It implies that some GSTN for a PAN can opt for QRM, remaining may not opt. सिंपल सी बात है, जिसको लेना है लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे एक ब्रांच ने लिया तो तुम्हारे सारे ब्रांच जितने भी पूरे इंडिया में अलग अलग GSTN में अंडर सेम पैन उन सबको लेना नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होगा? एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में अप टू 5 करोड़ तक तुम्हारा होना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर। अच्छा, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, यानी किस दिन तक मेरे को इसको अवेल करना है। चूंकि सिंस ये ऑप्शनल है तो आपको खुद जाके बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मेरे को ये स्कीम चाहिए। तो अगर आपको खुद जाके बताना है गवर्नमेंट को कि आपको ये स्कीम चाहिए तो कब तक बताना है? सिंपल से, टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर। किसी भी क्वार्टर में आ सकते हो, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है इसमें, किसी भी क्वार्टर में आ जाओ। लेकिन अप्लाई करने का टाइम है, कब तक करना है? फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। जिस क्वार्टर में अप्लाई कर रहे हो उस क्वार्टर के ठीक पहले वाला क्वार्टर का सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे।
टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। जिस क्वार्टर में अप्लाई करना उस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डेट, ये टाइम गैप के अंदर तुमको अप्लाई करना है। टेंशन मत लो, यहां से जाने से पहले लर्न हो जाएगा, ये वीडियो देखने खत्म होने से पहले। तो आओ देख लेते हैं। मान लो मेरे को अप्रैल से जून के बीच में अप्लाई करना है, ठीक है, अप्रैल वाले क्वार्टर में अप्लाई करना है। अगर तुमको अप्रैल वाले क्वार्टर में अप्लाई करना है तो अप्रैल वाले क्वार्टर का ठीक प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च। और जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर का सेकेंड मंथ कौन सा, फरवरी। फरवरी का फर्स्ट डे कौन सा है, फर्स्ट फरवरी ऑब्वियसली। और जिस क्वार्टर में अप्लाई करना है अप्रैल मई जून, उसका फर्स्ट मंथ कौन सा है, अप्रैल। और अप्रैल का लास्ट डेट कौन सा है, 38 अप्रैल। यानी फर्स्ट फरवरी से 38 अप्रैल, इसके बीच में तुम अप्लाई कर सकते हो ऑप्ट इन करने के लिए फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल। अगर तुमको अप्लाई करना है तो तुमको जिस क्वार्टर में अप्लाई करना है उसके ठीक पहले वाले क्वार्टर का सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, और जिस क्वार्टर में अप्लाई करो उस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे, इस ये टाइम गैप के बीच में तुमको अप्लाई करना है। सिंपल। क्राइटेरिया क्या, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच रिटर्न या सच ऑप्शन। यानी जिस दिन तुम क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हो उसके पहले का जो तुम्हारा रिटर्न का ड्यू डेट है वो वाला अप्लाई कर देना, मतलब वो वाला रिटर्न फाइल कर देना। बट इसमें एक और चीज है, वो ये है कि उस रिटर्न का ड्यू डेट आ जाना चाहिए तब तक, तभी ना, मतलब ड्यू डेट नहीं आया तो फिर कैसे करोगे। समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ ऑप्शन वंस एक्सरसाइज। अगर एक बार अप्लाई किया तो क्या बार बार अप्लाई करना होगा, हर क्वार्टर अप्लाई करना होगा, नहीं। एक बार किया तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक तुम खुद से बाहर ना चले जाओ परेशान होके, या जब तक तुम्हारा 5 करोड़ क्रॉस ना हो। ये तो कॉम्पोजिशन में भी था कि जब तक 1.5 CR क्रॉस नहीं होता था आप कॉम्पोजिशन में रहते थे, जैसे क्रॉस हो जाता तो आप बाहर नॉर्मल में आ जाते थे। इसी तरह इसमें भी है कि जब तक आपका 5 CR है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका 5 CR क्रॉस हो गया उसके नेक्स्ट जो सक्सीडिंग क्वार्टर का फर्स्ट मंथ होगा वहां से आपको फिर नॉर्मल रिटर्न लगाना है। नीचे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी बस इतना समझो कि बार बार अप्लाई करना है नहीं। एक बार कर दिया तो कर दिया। कब तक रहेंगे, जब तक खुद बाहर ना निकल जाए या जब तक 5 करोड़ क्रॉस ना हो जाए। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर, और उसने कब किया, 21 जुलाई को किया, फॉर दिस सेड क्वार्टर ही मस्ट हैव फर्निश द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून विच वाज ड्यू। अच्छा देखो, जो स्टडी मटेरियल में दिया है ना वो 2 एंड 24 जुलाई दिया है, यानी हमको जुलाई और सितंबर वाले क्वार्टर में करना था। तो इसके ठीक पहले वाला कौन सा अपना हुआ, मंथ जून हुआ। अब जून वाले मंथ का ड्यू डेट क्या होता है, 20 जुलाई होता है, 20 जुलाई होता है। बट स्टडी मटेरियल में 22 एंड 24 जुलाई दिया, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया। आप इसको करेक्ट करके 20 अपने हाथ से लिख लेना, तो वो होना चाहिए, ठीक है। अ पर्सन इंटेंडिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टर जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर जाना है तो उसके ठीक पहले वाला क्वार्टर अप्रैल मई जून, उसका सेकंड मंथ मई का फर्स्ट डे फर्स्ट में, जिस क्वार्टर में अप्लाई कर रहे हो वो उसका फर्स्ट मंथ यानी जुलाई। जुलाई का लास्ट डे 31 जुलाई, यानी फर्स्ट में से 31 जुलाई के बीच में तुम अप्लाई कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी मच सिंपल। अब मैंने क्या बोला, लैप्स मतलब तुम बाहर निकल सकते हो क्या स्कीम से, बस बिल्कुल निकल सकते हो। दो ऑप्शन है, या तो तुम्हारा 5 करोड़ क्रॉस हो जाए या तो तुम वॉलेंटरी चले जाओ। 5 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो मैं कब निकलूंगा, कैसे निकलूंगा, वो देख लेते हैं। इन केस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस ₹5 करोड़ ड्यूरिंग अ क्वार्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्यूआरएमपी स्कीम फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर सक्सीडिंग द क्वार्टर ड्यूरिंग विच हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ₹5 करोड़। मतलब नहीं समझे, समझाता हूँ ना, बैठा हूँ ना इधर। अक्टूबर से दिसंबर तक मैं क्यूआरएमपी में था, ठीक है। नवंबर तक ये एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर मेरा क्रॉस हो गया 5 करोड़, मेरा धंधा बढ़ गया, मिठाई बंटवाओ। उसके साथ साथ क्या करो, मंथली रिटर्न लगाओ। बट कब से, उसके साथ साथ जो मंथली रिटर्न तुमको लगाना है वो कब से लगाना है। तो अक्टूबर से दिसंबर वाले में मैं क्यूआरएमपी में था, नवंबर में मेरा हुआ, तो मेरा अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में मेरा एक्सीड किया 5 करोड़, तो उसके जो सक्सीडिंग क्वार्टर है उसका जो फर्स्ट मंथ है यानी जैन फरवरी मार्च, उसका जो फर्स्ट मंथ है जनवरी, वहां से मंथली रिटर्न लगाना स्टार्ट कर दूंगा। और पेमेंट तो मंथली जा ही रहा था। तो जिस भी क्वार्टर में तुम्हारा एक्सीड करेगा 5 करोड़, उस क्वार्टर के नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसका जो फर्स्ट मंथ है वहां से मंथली रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर देना। ये तो हो गई जब 5 करोड़ क्रॉस हुआ।
नेक्स्ट जो पॉइंट बोलता है अगर हमको वॉलेंटरी जाना है, अगर तुमको वॉलेंटरी बाहर निकलना है तो एकदम सेम है जो आने के टाइम में था। आने के टाइम में क्या था, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। सिमिलर केस यहाँ पे भी है, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, एकदम सेम है। एग्जाम्पल भी सेम ही लेंगे। आओ, अगर तुमको अप्रैल से जून के बीच में जाना है तो अप्रैल के ठीक पहले वाला क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च, उसका सेकेंड मंथ कौन सा, फरवरी, तो फर्स्ट फरवरी। और जिस क्वार्टर में जा रहे निकल रहे हो बाहर, उस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ कौन सा, अप्रैल, तो 38 अप्रैल उसका लास्ट डे, 38 अप्रैल। तो फर्स्ट फरवरी से 38 अप्रैल के बीच में तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। सिमिलरली अगर जुलाई से सितंबर में जा रहे हो तो फर्स्ट में टू 31 जुलाई, दोनों सेम है। The facility for opting out of the scheme for a quarter will be available from the first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. Simple. और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये है मिस्टर ग्रीन। मिस्टर ग्रीन ने 12 लाख का माल जिसमें जीएसटी लगा 2.16 लाख अक्टूबर में सेल किया मिस्टर जेड को, ठीक है। अब मिस्टर ग्रीन ने जब मिस्टर जेड को सेल किया है, इतना वैल्यू इतना जीएसटी है, अब ये हो गया मेरा सप्लायर। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा, जब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा तो वो मेरे जीएसटीआर 2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो जब मैं अपना जीएसटीआर 3B लगाऊंगा तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मैं अपना आउटपुट टैक्स दिखाऊंगा जितना भी होगा, फिर इनपुट टैक्स लूंगा और उसको सेट ऑफ करूंगा और फिर नेट जो है वो पे कर दूंगा। सिंपल। तो जीएसटीआर 1 से जो अपना ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 2 में, जिसको अपने बोलते हैं रिकॉर्डेड आईटीसी, तो वो अपने ले लेते हैं यहाँ पे, और उसमें वो 5% ऑफ रिकॉर्डेड वाला भी लेते हैं, या एक्चुअल विचएवर इज लोअर, ये वाला तो लेते ही है पॉइंट, याद करो आईटीसी में पढ़ा था। फिर इसको सेट ऑफ करते हैं और फिर नेट पेमेंट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई ना कि अगर मिस्टर ग्रीन जो है, अगर अगर ये क्यूआरएमपी में है तो ये तो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली लगाएंगे और मैं हूं नॉर्मल में। अगर मैं नॉर्मल में हूं तो मेरे को तो जीएसटीआर 3 भी मंथली फाइल करना है ना। तो जब ये क्वार्टरली लगाएगा और मेरे को ये मंथली फाइल करना है तो मेरा रिकॉर्डेड आईटीसी कहां से आएगा, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने एक तोड़ निकाला जिसको अपने बोलते हैं आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आईएफएफ, यानी बना दिया गवर्नमेंट ने हम लोग बोल रहा है मिस्टर ग्रीन जो है, रिटर्न मंथली लगाओ, सॉरी रिटर्न तुम क्वार्टरली लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट मंथली करो तो पहले ही बोला हुआ था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि तुमने पहले बता दिया। फिर बोलता है जो तुमने सेल किया उस सेल का इनवॉइस को तुम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड करो। यानी इन शॉर्ट मिस्टर ग्रीन क्या करेंगे, आईएफएफ में अपलोड करेंगे अपना सारा इनवॉइस, एक एक इनवॉइस का डिटेल, और उसमें से ये मिस्टर जेड का इनवॉइस होगा जो इनके जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आईएफएफ के थ्रू। जीएसटीआर 1 के थ्रू नहीं, आईएफएफ के थ्रू इनके जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट होगा। समझे? मतलब सिर्फ नाम के लिए क्वार्टरली रिटर्न, आपको तो इनवॉइस देना ही पड़ा है ना, सिर्फ आपको रिटर्न ही नहीं लगाना है। तो समझ सकते हो क्या हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनवॉइस डिटेल सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ का दो आईएफएफ में मंथली। फर्स्ट 2 मंथ का क्यों, क्योंकि जो थर्ड मंथ है उसमें तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 फाइल करोगे ही ना, तो उसमें तुम नॉर्मल अपना टोटल डिटेल दे देना। तो थर्ड मंथ के लिए तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो फर्स्ट 2 मंथ के लिए है, क्योंकि उसमें तो तुम दोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मंथ एंड होने क्वार्टर एंड होने के बाद अपना फाइल करते हो ना, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ का तुमको आईएफएफ में देना है मंथली। पेमेंट तो मंथली जाता ही है और रिटर्न तो क्वार्टरली जाता ही है। तो इनवॉइस डिटेल मंथली दो, पेमेंट मंथली करो, रिटर्न क्वार्टरली लगाओ, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कोई बात नहीं, इनवॉइस डिटेल भी क्वार्टरली दो, पेमेंट भी मंथली करो, रिटर्न क्वार्टरली लगाओ। ये कब कर सकते हो, जब ये भी क्यूआरएमपी में है, और या तो ये बहुत ज्यादा समझदार है और आपका दोस्त है, दोस्त यार है, चलता है, ये बोलता है मैं बाद में करूंगा, तुम बाद में इसका क्रेडिट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सिनेरियो में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आपको दोनों ऑप्शन दी गई है। जनरली तो लोग, मुझको लगता है, यही वाले ऑप्शन फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर तुम सामने वाले को उसका क्रेडिट ही नहीं दोगे तो वो तुमसे परचेज ही क्यों करेगा, वो किसी और से परचेज कर लेगा जाके, जिससे उसको क्रेडिट उसी मंथ मिल जाए। तो ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन है। तो इनवॉइस डिटेल तुम मंथली दो, पेमेंट भी मंथली करो, बस रिटर्न क्वार्टरली लगाओ। तो एक तरह से आपको बनाने वाली स्कीम है।
आपको बना दिया गया है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। देखो दो ऑप्शन है। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू अपलोड द इनवॉइस यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। Taxpayer using IF can upload the invoice detail in each of the first 2 month of the quarter। सिर्फ 2 महीने का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट मंथ का तो आप एक साथ क्वार्टरली रिटर्न लगा ही दोगे, तो उसमें तो इनवॉइस डिटेल देने का कोई नीड नहीं है इसमें। लेकिन क्या होता है, इनवॉइस आर टू बी फर्निश्ड इन IFF बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल द 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। यानी जिस मंथ में तुम लगा रहे, मान लो अप्रैल वाले मंथ का तुमको लगाना है, तो जून 1 से लेकर 13th 13 जून तक तुमको लगा देना है, IFF में अपलोड कर देना इनवॉइस डिटेल। ठीक है, ताकि उसके GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाए, फिर वो GSTR 3 भी भरे तो वो सेट ऑफ ले पाए उसका। इनवॉइस पर्टेनिंग टू लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन GSTR 1। चूंकि GSTR 1 तो फाइल करोगे ही ना क्वार्टर एंड होने के बाद, तो उसी में दे देना फर्स्ट लास्ट मंथ का। फर्स्ट 2 मंथ का वापस नहीं देना है, एक बार दे दिया ना तो वो ऑटो आ जाएगा तुम्हारे GSTR 1 में, तुमको वापस उसका डिटेल नहीं डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डज नॉट ऑप्ट टू अपलोड द इनवॉइस यूजिंग IFF। तुम IFF अगर नहीं यूज कर रहे हो तो तुमको तीनों मंथ का डिटेल क्वार्टरली GSTR 1 में देना पड़ेगा। तीनों मंथ का इनवॉइस डिटेल तुमको क्वार्टरली GSTR 1 में देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। इनवॉइस अपलोडेड यूजिंग IFF विल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A 2B ऑफ द रिसिपेंट, जो मैंने बोला था। And details of invoice furnishing in IFF in the first 2 months not required to be furnished again in GSTR 1, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बहुत सिंपल था ये, तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कि देखो तुम जब तक GSTR अपना आउटवर्ड का डिटेल नहीं दोगे ना, तो उसके GSTR 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, उसको GSTR 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा रेसिपेंट के, तो वो क्रेडिट कैसे लेगा। ITC में अपने पढ़ के आए थे रिकॉर्डेड ITC अनरिकॉर्डेड ITC, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। देन अपने को यहाँ पे एक चीज और पता चली कि अपने क्या कर सकते हैं, मंथली अपने इनवॉइस डिटेल दे देंगे। रिटर्न नहीं लगा रहे, अपने इनवॉइस डिटेल दे रहे हैं, IFF में इनवॉइस सारा अपना दे दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली हर एक रेसिपेंट के GSTR 2A 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको रिकॉर्डेड ITC मिल जाएगा और वो उसका क्रेडिट ले पाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं अपलोड ही नहीं करूंगा, सीधा जब क्वार्टरली रिटर्न लगाऊंगा तभी अपना इनवॉइस सारा बताऊंगा। ये कब कर सकते हैं, जब वो अपना जान पहचान का रेसिपेंट, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, क्वार्टर के एंड में अपना क्रेडिट ले लेंगे। क्रेडिट कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आपसे धंधा चाहिए। तो इन दिस सिनेरियो ऐसा लिखा नहीं है कि मतलब ये तुमको यहाँ पे करना है, ये तुमको वहां पे करना है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। और हाँ, इसको तो तुम B2C वाले में तो इजीली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको तो क्रेडिट लेना है ही नहीं। तो अगर उसको तो क्रेडिट ही नहीं लेना है, तब तो फिर तुम IFF में अपलोड मत करो, सीधा एक ही बार में जब फाइनल रिटर्न लगाओगे क्वार्टर के एंड में, तो तभी अपलोड कर देना तीनों महीना का। तो ये वाला बात यहाँ पे आ जाता है। GSTR 3 भी अपने क्वार्टरली फाइल करते हैं, क्वार्टरली GSTR 3 भी फाइल करते हैं 22nd और 24th मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। जिस क्वार्टर का है उस क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का 22nd या 24th तक अप्लाई कर देना। लेकिन 22nd या 24th दो डेट क्यों दिया है, क्योंकि कुछ स्टेट में 22nd है, कुछ स्टेट में 24th है। लेकिन आपको लर्न करने की कोई नीड नहीं है, स्टेट वो नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि पूछने को बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बस ये दोनों डेट लेकिन एग्जाम में लिख के आना, एक डेट मत लिख के आना। GSTR 3B से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो 22nd और 24th दोनों लिख के आना। GSTR 3B is to be filed even if cancelled or cancellation of registration was done during the any of the first 2 month of the quarter। मान लो कि आपने 2 क्वार्टर, आपने देखो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, आपका सेकंड मंथ में कैंसिल हो गया, तो आप ये नहीं करोगे कि आप उस क्वार्टर का 3B नहीं लगाओगे, आपको उस क्वार्टर का 3B लगाना है। और कब तक लगाना है, 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। ठीक है, पेमेंट मंथली करना होता है तो इसका कुछ ड्यू डेट भी होगा। जनरली ड्यू डेट 20th होता है, बट इसका ड्यू डेट क्या है, 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फॉर्म है इसका PMT 06, फॉर्म GST PMT 06। द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। मतलब ये क्या हो गया, ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा है। ये बोल रहा है कि जो पहला 2 महीना है उसका 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ है, जो कि फॉर्म GST PMT 06 में जाएगा। बट जो आखिरी वाला महीना है जिसमें पूरा क्वार्टर का अपने डिटेल दे रहे हैं, तो उसका तो 22nd और 24th है ड्यू डेट। ठीक है, 22nd और 24th है, क्योंकि 3B बिना पेमेंट के तो जाएगा नहीं, तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। तो उसका ड्यू डेट हो गया 22nd और 24th। यानी फर्स्ट 2 मंथ का ड्यू डेट है 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, लास्ट मंथ का क्या है 22nd या 24th। 22nd 24th क्यों है, क्योंकि वो फॉर्म GSTR 3B का है,
और GSTI 3 भी बिना पेमेंट के तो जाएगा नहीं। अच्छा, इसके पहले कर सकते क्या? ऑब्वियसली पहले कर सकते हैं, ये तो ड्यू डेट है, इसके पहले तो कर ही सकते हो। पेमेंट करने के दो तरीके, एक फिक्स सम मेथड है, एक सेल्फ असेसमेंट मेथड है। आओ समझते हैं। तो ये देखो, अपना एक क्वार्टर है, अपना एक क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। अक्टूबर का पेमेंट कब तक जाएगा? 25 नवंबर तक। नवंबर का पेमेंट कब तक जाएगा? 25 दिसंबर तक। और दिसंबर का पेमेंट कब तक जाएगा? GSTI 3 के साथ जाएगा ये 24 जनवरी तक। ये तो समझ गया, अभी समझाया था। तो मान लो कि अपना जो सेल हुआ है वो हुआ है 10 लाख का, GST अपनी लगी है 1.8 लाख की, और नेट पेमेंट अपने को करना है 1 लाख रुपीज। ये किसका? ये इस मंथ का। ये अपने क्या किया? कैलकुलेट किए। कैलकुलेट कैसे किए? अपने एक्सेल वगैरह कहीं पे भी कैलकुलेशन किए, तो उस कैलकुलेशन में अपने को ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला और ये पे कर दिया। ये एक तरह से अपना मतलब पेमेंट तो मंथली जा रहा है, कैलकुलेशन अपने को हर मंथ करना पड़ रहा है यार। तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ QRMP में आके? बस रिटर्न ही तो नहीं लगा रहे, वो भी बोल दो 3 क्लिक में तो रिटर्न लग जाएगा। फिर 3 क्लिक बचाने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ क्या? नहीं। गवर्नमेंट बोलता है थांबा यार, इतना गुस्सा भी खराब है, एक और ऑप्शन देते हैं, आ जाओ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। समझ लो इसके पहले भी मैं क्वार्टरली ही रिटर्न लगाता था, तो क्वार्टर का कैश पेमेंट 2 लाख, यानी टोटल क्वार्टर का कैश पेमेंट 2 लाख। जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मिला के जो अपने कैश में पेमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वो है 2 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अक्टूबर का जो ड्यू डेट है पेमेंट वो सेम ही है, नवंबर का भी सेम है, दिसंबर का भी। ये करेक्ट कर लेना, ये अपना क्या था? 22 एंड 24 जनवरी, ठीक है। तो ये हो गया। तो बोलता है कि जो 25 नवंबर और 25 दिसंबर है, यहाँ पे तुम 35% ऑफ 2 लाख फॉर ईच 2 मंथ तुमको पे करना है। यानी 35% ऑफ 2 लाख यहाँ पे, 35% ऑफ 2 लाख यहाँ पे, ये तुमको पे करना है। और जो लास्ट मंथ है ऑफ द क्वार्टर, वहां पे तुमको जो भी एक्चुअल बनता है वो पे करना है, जो भी एक्चुअल बनता है वो पे करना है। शॉर्टफॉल होगा या जो भी होगा उस हिसाब से तुमको पे करना है। ये हो गया फर्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं फिक्स सम मेथड। ये कब अप्लाई करते हैं? जब क्वार्टरली पे कर रहे हैं तब। हो सकता है कि QRMP से आने से पहले अपने मंथली पे करते हो। अगर QRMP में आने से पहले अपने मंथली पे करते हैं तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा? इन दैट सिनेरियो अक्टूबर से दिसंबर वाले में आ रहे हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर ठीक पहले वाला कौन सा है? सितंबर। और सितंबर में मान लो हमने पेमेंट किया 2 लाख, सितंबर में पेमेंट किया 2 लाख, तो अक्टूबर में 2 लाख देना पड़ेगा, नवंबर में भी 2 लाख देना पड़ेगा, और दिसंबर में जो भी एक्चुअल होता है इस पूरे क्वार्टर का जो भी एक्चुअल बनता है वो पे करेंगे, सेट ऑफ करके ITC। सिंपल है। ITC तो मिलेगा ही, ITC थोड़ी ब्लॉक है इसमें। ITC ब्लॉक है ऐसा क्यों सोचने लगे तुम अचानक से? ITC ब्लॉक नहीं है इसमें, भूलना मत, इस चीज को कंफ्यूज मत कर लेना। आ जाओ समझते हैं। दो ऑप्शन है, फिक्स सम मेथड, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट मेथड में बोलता है कि हर महीना का आउटपुट कैलकुलेट करो, हर महीना का इनपुट कैलकुलेट करो, दोनों को सेट ऑफ करो, और जो पेमेंट आता है वो करो। जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होता है एकदम वैसा ही, ठीक है। और फिर जब क्वार्टर में आओगे तो फिर पूरे क्वार्टर का एक साथ एक बार देख लेना कैलकुलेट करके अच्छे से, और कुछ गलती होगा तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है इसको बोलते हैं फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं क्वार्टरली, अगर आपका पहले पेमेंट जाता था QRMP आने से पहले, यानी QRMP आने से पहले मैं क्वार्टरली पेमेंट करता था, तो मैं क्या करूंगा? सारे क्वार्टर का पेमेंट मिला लो, सॉरी, और इसके ठीक प्रिसीडिंग जो क्वार्टर है उसका सारे मंथ का पेमेंट मिला लूंगा, कैश वाला, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पे किया, मान लो 2 लाख। फिर क्या करेंगे? अक्टूबर मंथ में 35% ऑफ 2 लाख, नवंबर मंथ में 35% ऑफ 2 लाख, और दिसंबर वाले मंथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक्चुअल कैलकुलेट करूंगा, ITC एडजस्ट करूंगा, और जो भी नेट पे आएगा वो पे कर दूंगा। अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, 35% ईच है, मतलब अगर IGST है तो 70%, ठीक है। इस पॉइंट को भूलना मत। और फर्स्ट पेज पे तो लिखा ही था कि CS और I हमेशा अलग अलग कैलकुलेट करना पूरे GST में, तो इस चीज को भूलना मत हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है फिक्स सम है, वो बोलता है कि इससे पहले मैं मंथली करता था, QRMP आने से पहले मैं मंथली पेमेंट करता था,
तो अक्टूबर के ठीक पहला वाला मंथ कौन सा हुआ? सितंबर। सितंबर का लास्ट पेमेंट जो कैश लेजर में गया था वो गया था 2 लाख। तो तुम अक्टूबर में भी 2 लाख दो, हम मान लेंगे तुम अक्टूबर में भी 2 लाख किए हो, नवंबर में भी 2 लाख किए हो, पर दिसंबर में तुम अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों का एक्चुअल निकालना और एक्चुअल पे कर देना आईटीसी एडजस्ट करके। कुछ कम ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अपना आया क्या? फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड क्या बोलता है? पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, सिर्फ पहला 2 मंथ का ही इशू है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी देखो ध्यान से, सिर्फ पहला 2 मंथ का। लास्ट वाले में तो टोटली जमा कर दे रहे हैं एक्चुअल। यहाँ पे भी देखो 2 मंथ का है, यहाँ पे देखो फिर एक्चुअल जा रहा है। तो अपने क्या कर सकते हैं? 25th डे होता है, पीएमटी 06 25th ऑफ द मंथ ऑफ द सक्सीडिंग सच मंथ। दो ऑप्शन है। अगर मैं क्वार्टरली करता था पहले, तो मैं 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेर रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली, और टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश इन रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द क्वार्टर वेयर द रिटर्न वॉज फाइल्ड मंथली। यानी अगर मैं मंथली करता था पहले, तो जितना मंथ में, इससे ठीक क्वार्टर के ठीक पहले वाला मंथ में जितना भी कैश पेमेंट किया यानी 2 लाख रुपीज, तो हर मंथ फिर उतना ही पे करूंगा पहला दो, और लास्ट वाले में तो एक्चुअल वाला पे करूंगा। सिमिलरली यहाँ पे 35% किसका पे करूंगा? इसका टोटल निकालूंगा, टोटल कैश पेमेंट, उसका 35% करूंगा अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में तो एक्चुअल वाला पे करूंगा, क्योंकि वो लास्ट मंथ है, उसमें तो अपने को एक्चुअल फिगर मिल जाएगा और अपने को रिटर्न भी लगाना है। और याद रखना आईजीएसटी में 70% होता है, 35%। Monthly tax payment through this method would not be available to those registered person who have not furnished the return for complete tax period preceding such month। मतलब रिटर्न टाइमली फाइल कर देना तो ये स्कीम मिलेगा, वरना ये स्कीम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेथड। मैंने क्या बोला था? सेल्फ असेसमेंट टैक्स मेथड में एक्चुअल कैलकुलेट करो, यानी मैनुअली कैलकुलेट करो आईटीसी एडजस्ट करके, और उसके बाद फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 में जमा करो, और कुछ शॉर्टफॉल आ जाता है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इसमें फिक्स सम में इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। इसमें जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपको इसी में जाना है तो फिर आप मंथली रिटर्न लगाओ ना, 3 क्लिक बचाने के लिए आप क्यू आर एम पी में जा रहे हो। नो अमाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। For the first month of the quarter, where the balance in electronic cash ledger is adequate for the tax liability for the said month, or where the liability is nil। हो सकता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील आए, तो इन दिस सिनेरियो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। या हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इतना रुपया, अथाह रुपया है आपके पास कि आपको इस मंथ का पेमेंट से भी ज्यादा रुपया तो इस मंथ आपको पे नहीं करना है। सिमिलरली सेकंड मंथ में क्या बोलता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना रुपया है कि आप फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दोनों का पेमेंट कर सकते हो, तो फिर आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप एक ही काम करना, सीधा रिटर्न के साथ ही पे कर देना तीसरे महीना। पेमेंट करने का जरूरत ये नहीं है कि तुमको जीएसटी नहीं देना, इसका ये मतलब है कि मंथली पेमेंट नहीं करना है, सीधा क्वार्टरली के साथ पेमेंट कर देना। तो ये वो वाला पॉइंट बता रहा है, ठीक है। ये मत समझना पेमेंट नहीं करना, पेमेंट तो करना ही है यार, सिर्फ मंथली नहीं करना। और इंटरेस्ट देख लेते हैं। इफ वाइल फर्निशिंग जीएसटीआर 3B, अब जीएसटीआर 3B कब जाता है? क्वार्टर में, क्वार्टर एंड होने के बाद जाता है। कब तक जाता है? 22 या 24 तक। इट इज फाउंड दैट इन एनी और बोथ ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर द टैक्स लाइबिलिटी नेट अवेलेबल ऑफ क्रेडिट सप्लाईज मेड और रिसीव वाज हायर देन द अमाउंट पेड इन चालान। ये किसके लिए कर रहे हैं? अपने फिक्स सम मेथड के लिए। तो नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज प्रोवाइडेड ए डिपॉजिट सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट फॉर द ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ and discharge their entire liability for the quarter in form GSTR 3B of the quarter by due date, that is 22nd या 24th of the सक्सीडिंग मंथ जिसमें क्वार्टर एंड हुआ, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आपका ऐसा हुआ है ना कि आपने यहाँ पे जो अपना 35% करके अपने पे कर रहे हैं, बट बाद में जब ऑटो कैलकुलेट हुआ दिसंबर मंथ में, तो मान लो यहाँ पे ज़्यादा आया, यहाँ पे ज़्यादा आया, तो इन दिस सिनेरियो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप GSTR 3B जब फाइल करोगे, जब आप GSTR 3B जब आप फाइल करोगे तो ये ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देना और पेमेंट पूरा कर देना। तो इन दिस सिनेरियो आपको इंटरेस्ट देने की कोई नीड नहीं है। बट अगर आप मंथली पेमेंट बियॉन्ड ड्यू डेट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है इसका 25th, पहला 2 महीना के लिए। तो अगर 25th के बाद पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। इस सिनेरियो में इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करो। अब शॉर्टफॉल हुआ इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, शॉर्टफॉल के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा,
ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट लगेगा। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है। और 3B भी अगर तुमने बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल किया, यानी 22 और 24 होता है, अगर उसके बाद फाइल किया तो इन दिस सिनेरियो ऑल्सो तुमको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 50 के हिसाब से, नेट लाइबिलिटी पे लगेगा। ठीक है। अब सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ असेसमेंट तो सिंपल से बोलता है कि अगर शॉर्टफॉल हुआ, मंथली अगर शॉर्टफॉल आया तो तुमको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 50 के तहत नेट लाइबिलिटी पे, नेट आईटीसी पे तुमको देना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। और इस वाले में तुमको देना पड़ेगा अगर शॉर्टफॉल हुआ, तो इस वाले में तो शॉर्टफॉल नहीं होगा क्योंकि तुम तो एक्चुअल कैलकुलेट करने वाले हो यहाँ पे। और देखते हैं, a registered person who has opted for QRMP scheme has paid a total of ₹100 in cash as tax liability in previous quarter of October to December। अब हमको क्या जाना है, ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड, हमको फिक्स सम मेथड में जाना है। ठीक है। फिक्स सम मेथड में अगर तुमको जाना है तो लास्ट क्वार्टर में तुमने टोटल पेमेंट कैश में कितना किया, 100, तो तुमको कितना पे करना पड़ेगा हर मंथ, 35 35 35, और आईटीसी है 35 35 2 बार, और लास्ट वाले मंथ में तो एक्चुअल, और अगर आईजीएसटी है तो इन दैट सिनेरियो तुमको 70 पे करना पड़ेगा। पे 35 ईच ऑन February और March फॉर डिस्चार्जिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। इन हिज रिटर्न, अब इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट द लाइबिलिटी बेस्ड ऑन आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, एक्चुअल लाइबिलिटी ये था मेरा जनवरी का 40 और फरवरी का 42, पर मैंने पेमेंट कितना किया, 35 और 35। इंटरेस्ट लगेगा शॉर्टफॉल के लिए, नहीं लगेगा। No interest would be payable for lesser amount of tax discharged in this 2 months, provided that he discharge this entire liability। जो भी शॉर्टफॉल है भैया वो पेमेंट तो कर देना। कब करोगे, जब थर्ड मंथ का आप करने वाले होगे तब पेमेंट करो। जब आप थर्ड मंथ का पेमेंट करोगे मतलब जीएसटी या 3B लगाओगे क्वार्टर एंड होने के बाद, उसके साथ शॉर्टफॉल और लास्ट मंथ का पेमेंट एक साथ कर देना और ड्यू डेट के अंदर करना। A registered person who has opted for QRMP scheme has paid a ₹100 in cash in tax liability in previous quarter of the October to December। ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर हमने 100 लगाया। ही ऑप्ट टू पे फिक्स वाले में अपने पे करने वाले 35 35 ईच आ गया। कब तक पे करना होता है, फरवरी जनवरी के लिए 21 फरवरी तक, फरवरी के लिए 25 मार्च तक। In his return for the quarter, it is found that the total liability of the quarter net available was 125, but he files the return on 30th अप्रैल। यहां तो गड़बड़ कर दी ना तुमने, ड्यू डेट क्या है 22 या 24, तुमने कब फाइल किया, 30th अप्रैल। तो अब इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कैसे, जितना भी शॉर्टफॉल हुआ है उस पे 35 ईच दिया तुमने, यानी 70 दिया, तो 125 माइनस 70, डिपॉजिट मेड इन कैश लेजर इन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ फॉर द पीरियड बिटवीन द ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली 3B एंड 30th अप्रैल। ठीक है, और तो ₹55 करके तुम्हारा 55 पे तुम्हारा सेक्शन 50 के तहत इंटरेस्ट लग जाएगा। लेट फीस भी लगता है क्या, हाँ, अगर GSTR 3B और GSTR 1 लेट फाइल करोगे तो लेट फीस भी लगता है, बट इसमें क्लैरिफिकेशन एक है कि जो बोलता है कि अगर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स है, टैक्स पेमेंट अगर तुम फर्स्ट 2 मंथ का आप कर रहे हो, फर्स्ट 2 मंथ में अगर तुमने डिले किया है टैक्स पेमेंट के लिए तो तुमको लेट फीस नहीं लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगा। लेट फीस तुमको सिर्फ GSTR 3B और GSTR 1, 3B और 1 अगर लेट फाइल करोगे तो लेट फीस लगेगा। पेमेंट के लिए लेट फीस नहीं लगता फर्स्ट 2 मंथ के लिए। लास्ट वाले के लिए क्यों लेट फीस लगता है, क्योंकि भैया लास्ट वाले में तो GSTR 3B के साथ पेमेंट जाता है ना, इसलिए। चलो एक ICI का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, और टेलीग्राम पे भी आके मेरे को ज्वाइन कर लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आपका एग्जाम नजदीक है। Padmavati trader registered in Karnataka is engaged in supply of taxable goods. Its turnover in preceding financial year is 2.3 crores। 2.3 crores less than 5 crores, तो इसको इस साल QRMP मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मंथली करते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट sought advice for its tax consultant, Dua Consultant, where it can furnish the GST return on quarterly basis for now onwards. Dua Consultant advised Padmavati that it cannot furnish a return on quarterly basis as GST law does not provide quarterly return under any circumstances. Discuss the technical, तो कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। नो, द एडवाइस गिवन बाय डुआ इज नॉट वैलिड, तो मतलब वो कर सकता है। कब कर सकता है, 5 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एलिजिबल है क्वार्टरली बेसिस के लिए। यहाँ पे उसका 5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है तो वो कर सकता है। क्रॉस अगर हो गया तो वो नो लॉन्गर एलिजिबल हो जाएगा फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर एंड नीड टू ऑप्ट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। तो ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम इज GST इनवॉइस
और जीएसटीएन मतलब जो इसको लेना वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा। इसको स्कैन कर लेना और हम लोग के साथ जुड़ जाना। ये स्कैन कोड हर जगह दिया हुआ है, ये तुम्हारा यूपीआई पेमेंट कोड नहीं है, ये तुम्हारा स्कैन कोड है फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड दैट्स इट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम कंप्लीट हो गया, क्यूआरएनपी स्कीम। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो टेलीग्राम में, वहां पे मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, या अपने डायरेक्ट ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को टैग कर देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। होप सो आपको बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे बहुत आया। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करो एंड टेक केयर।